क्यों? आखिर तुम्हें अपनी तंजीम से गद्दारी करके क्या मिलेगा? मेरे पास नहीं, हमारे हेडक्वार्टर में भी तुम्हारे पूरे कवायफ मौजूद हैं। मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन हमारे राजशाही हेडक्वार्टर में ज़रूर आओगे और मैं तुमसे सौदा करूंगी। कैसा सौदा? तुम मुझे पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख रुपए दोगे, यानी इंडियन करेंसी में 1.25 लाख। हाँ बोलो, सौदा मंजूर है। वैसे सोच लो, अगर तुमने मेरा मुतालबा पूरा कर दिया तो तुम्हें यहाँ के तमाम एजेंटों का नाम पता भी बता दूंगी। तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं। तुम मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दो कि मैंने बोनोग्राम ढाका के दोनों मकान और दुकान मेरे हाथ फरोख्त कर दिए हैं। जब रुपए दोगे तो मैं कागज़ लौटा दूंगी। मैं राज़ी हूँ। जाओ अदालती स्टैम्प पेपर ले आओ। तुम यहीं ठहरो, मैं आधे घंटे में वकील और स्टैम्प पेपर ले आती हूँ। इसके जाते ही मैंने अपना अधूरा काम पूरा करना शुरू कर दिया है। लकड़ी में दीमक लगने लगती है तो दवा छिड़क कर दीमक को ख़त्म कर देना ज़रूरी हो जाता है। ज़ख्मों से कराहते हुए मुलक की जड़ों को खोखला कर देने वाली दीमकों को ख़त्म कर देना भी ज़रूरी था। इसलिए मेरे हाथ यके बाद दीगरे सबका गला दबाने लगे। इनकी तरफ देखकर मुझे खुशी हो रही थी। मेरे जीते हुए जज्बों को तस्कीन मिल रहा था। इन सब को मौत की नींद सुलाने के बाद मैंने कई गिलास ठंडा पानी पिया ताकि मेरे अंदर भड़कते हुए शोले, सर्द और आसाब मुकम्मल तौर पर काबू में आ जाएं। पानी पीने के बाद मैंने दीवार से टेक लगा के पैर सीधे कर लिए। इस तरह जिस्म को आराम मिल रहा था। ज़मीन पर बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कहीं वो गद्दारी न कर रही हो। फ़रार हासिल करने के लिए इसने मेरा एतमाद हासिल किया हो। कहीं वो बड़ी कमक लेकर ना पहुंच जाए। इसी ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया। नया शहर था, पहली बार यहाँ आया था। मेरे सामने लाशें पड़ी थी। ऐसे वक्त में अगर पुलिस आ जाए तो मैं बुरी तरह परेशान हुआ था। इस परेशानी में कोई रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी सोच विचार के बाद उठ खड़ा हुआ। एक लाश को कंधे पर उठाया और बाथरूम में जाकर पटक दिया। फिर दूसरी लाशों को भी बाथरूम में ढेर करने के बाद मैंने बाथरूम के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी और बाहर वाले कमरे में आ गया। वहाँ बैठे बैठे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। कुंडी क्यों लगा दी थी? सावित्री ने पूछा। बस यूं ही मैंने जवाब दिया। वकील साहब को ले आई हूँ, कहते हुए वो मुड़कर बोली, वकील साहब आ जाइए। एक नौजवान सा वकील अंदर आ गया, जो अगर काला कोट पहने हुए ना होता तो किसी तौर पर इसे वकील नहीं कहा जा सकता। इसके साथ 2 आदमी भी थे। बाद में पता चला कि वो गवाह हैं। वकील ने टाइप किया हुआ कागज़ बैग से निकाल कर मुझे थमाया। सरसरी नज़र से पढ़कर मैंने दस्तखत कर दिए। वकील की फ़ीस भी मैंने अदा की। अपना काम ख़त्म करके वो चला गया। इसके जाने के बाद सावित्री ने कहा, ज़ख्मियों में से कोई नज़र नहीं आया, वो सब मर चुके हैं। मैंने कहा। सावित्री के चेहरे पर अजीब सी तारीकी छा गई। क्यों, तुम्हें दुख हुआ है? मैंने पूछा। इतने दिनों तक साथ काम किया, इनके मरने पर दिल रोएगा ही। खैर आगे बोलो, क्या करना है? करना क्या है? इंडिया चलने की तैयारी करो। किस रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करोगी? यहाँ से रेल के ज़रिए भेड़ा मारा जाएंगे और फिर वहाँ से बस के ज़रिए लोग मारा और फिर वहाँ से पैदल बॉर्डर तक। दूसरी जानिब सगदार पाड़ा है, वहाँ से बस के ज़रिए मुर्शिदाबाद। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, क्या? इसने पूछा। मेरे साथियों को हेडक्वार्टर भेज दिया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं भेजा? तुम्हें ख़त्म कर देने का हुक्म है। ओ ये बात है। कहते हुए मैं खड़ा हो गया। फिर बोला तो चलो। वो खड़ी हो गई। ट्रेन, बस और पैदल हमारा सफ़र बखैर व खूबी तय हो गया। बॉर्डर पर इसके आदमी मौजूद थे, जिन्होंने हमें ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की निगाहों से बचाकर बॉर्डर क्रॉस करा दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचकर मेरे हौसले पस्त होने लगे। अपनी ज़मीन फिर अपनी होती है। वो दुश्मन मुल्क की सरजमीन थी। वहाँ किसी दोस्त का मिलना ख्वाब था। फिर भी मैंने इसे हिम्मत हारने का एहसास न होने दिया। वो मुझे अपने साथ लेकर करीमगंज पहुँची। वो एक छोटा सा कस्बा था। इस कस्बे के छोटे से बाज़ार को पार करते हुए हम लोग कॉकपुरा गाँव पहुँचे। इसी गांव में सावित्री का घर था। इसने घर में दाखिल होने से पहले बता दिया कि इसकी माँ मुसलमानों से सख्त नफरत करती है, इसलिए मुझे अपना नाम विनोद बताना होगा। इस अनजान कस्बे में सब पराए थे, कोई भी अपना नहीं था, इसलिए मैंने हामी भर ली। सावित्री की माँ के सामने अपने आप को हिंदू कहकर पेश किया और हिंदुआना तरीके से पैर छूकर प्रणाम किया। इस घर में कुल 7 अफराद थे। सावित्री की माँ, 2 छोटे भाई, 3 बहन और एक वो खुद। इनमें इसका छोटा भाई मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका नाम महादेव था। बड़ा बातूनी था। सावित्री ने मुझसे कहा, आप कुछ देर आराम कर लें, तब तक मैं हेडक्वार्टर का एक चक्कर लगाती हूँ, शायद आपके दोस्तों का कुछ पता चल जाए। लेकिन मैं सो नहीं पाया था। सोता तब जब मुझे महादेव छुट्टी देता। वो तो जोंक की तरह मेरे पीछे लग गया था। सवाल पर सवाल किए जा रहा था, जबकि मैं थका हुआ था और सोना चाहता था। मुझे खौफ तो रही थी। अचानक मैं चौंक गया। हर आदमी के अंदर एक घंटी होती है, मुख्फी घंटी, जो इसे ख़तरों से आगाह करती है। इसे उर्फ़े आम में छठी हिस्स कहते हैं। वो घंटी मेरे अंदर तवातर से बजने लगी। मेरे अंदर सोया हुआ दरिंदा जाग उठा और मुझे खिड़की तक खींच कर ले गया। मैंने पर्दे की ओर से बाहर झांका तो मेरे मुंह से गुर्राहट निकल गई। गद्दार बिनते गद्दार
बार सिपाहियों की जमीयत के साथ पहुंच रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सावित्री मुझे अपने साथ लाकर दलदल में धकेल देगी, लेकिन इस वक्त इस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। सदियों से इस कौम की तारीख यही रही है। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों तक मरण चांद ले गया। सिराजुद्दौला की शिकस्त का पहला बाब खोलने के लिए रानी झांसी को इसके वजीर ने शिकस्त से दो चार कराया। टीपू सुल्तान के पेट में नाना अहलकल ने खंजर घोंपा। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इनके दाम में बार बार आ जाते हैं। कभी कभी हमें हमारी सादा लोई भी इनके दाम में गिरफ्तार करवा देती है, जैसा कि तहरीक पाकिस्तान के वक़्त मौलाना अबुल कलाम गांधी जी जैसे शातिरों के दाम में आ गए थे। इस तरह मैं भी सावित्री के दाम में आ गया था। भागने का रास्ता बंद हो चुका था। पुलिस ने चारों जानिब से मकान को घेर लिया था। मैं सख्ती के आलम में खड़ा था कि धड़ाक से दरवाज़ा खुला। पिस्तौल हाथ में उठाए एक अफसर अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ सावित्री भी थी और सूती कुर्ते में मलबूस एक शख्स भी। सावित्री ने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, ऑफिसर, यही वो ख़तरनाक जासूस है। पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी ख़ास मिशन पर इसे भेजा है। मैंने दिल ही दिल में एक कहका लगाया, वाह, अब मैं पाकिस्तानी जासूस भी बन गया। मगर बोला नहीं। क्यों बे, तू किस मकसद से हमारे मुल्क में आया है? धोती वाले ने सवाल किया। नेताई जी, आप कुछ न बोलें, थाने में ले जाकर हम खुद पूछ लेंगे, पुलिस ऑफिसर ने कहा। घोष जी, इसे अच्छी तरह बांध कर ले जाइए, बहुत बड़ा शातिर है ये, सावित्री ने कहा। हमसे बड़ा शातिर इस धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कहते हुए पुलिस ऑफिसर ने सिपाहियों की जानिब मुड़कर हुक्म दिया, हथकड़ी पहना दो। चारों तरफ से बंदूकों की नाली उठी हुई थी। मेरी सारी चौकड़ी हवा हो गई थी। मैं एक लफ्ज़ भी बोलता तो बंदूकें गरज उठती। लाचार होकर मैंने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। हथकड़ी पहनाने के अज़म से घर बार को दाव पर लगाने वाले के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई। पागल कुत्ते को जिस तरह रस्सी डालकर खींचा जाता है, इसी तरह मुझे वो लोग खींच कर ले चले। मेरे हाथों में हथकड़ी थी और कमर में रस्सा। एक सिपाही ने हथकड़ी की जंजीर को अपने बेल्ट से मुंसलिक कर दिया और दूसरे ने मेरी कमर के रस्से को पकड़ रखा था। क्योंकि इनकी निगाहों में मैं भी पागल कुत्ता था। वो नहीं जानते थे कि मैं बिफरा हुआ सांड हूँ, बारूद का ढेर हूँ। मुझे ना कोई कैद रख सकता है और ना मुझे सुलग उठने से रोक सकता है। वो सब मुझे ट्रक पर लाद कर करीमगंज थाने में ले आए। थाने में पहुंचते ही मुझे एक दरख्त से बांध दिया गया। अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जहां हवालात नहीं थी, मुजरिमों को दरख्त से बांधकर धूप और शबनम में रखा जाता था। एक मुजरिम के लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि वो ना बैठ सके और ना सो सके। मुझे भी इसी सज़ा से गुजारने के लिए इन लोगों ने बांध कर खड़ा कर दिया था। मेरे दोनों पैरों में भी रस्सी बंधी हुई थी और हाथों में भी, कमर भी जकड़ी हुई थी। मेरी तरह कुछ और मुजरिम भी दूसरे पेड़ों से बंधे हुए थे। अजियत भरे लम्हे तवील होते जा रहे थे। किसी इंसान के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा है कि इसे रफ़ाए हाजत के लिए भी ना खोला जाए। मेरे सामने वाले पेड़ से बंधा कैदी मजबूर होकर अपने कपड़ों को तितर बितर कर बैठा था। कराहत और इंसानी मजबूरी के इस मंजल ने मुझे मुंह फेरने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया, लेकिन इधर भी वही मंजर था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अफसर जल्द से जल्द आए ताकि सवालात के वक्फे में मुझे हाथ पैर सीधे करने का मौका मिल जाए। लेकिन इस अफसर को ना आना था और ना आया। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता रात आ गई और अपने जलों में अंधेरे की बारात भी ले आई। अंधेरा हर बुराई को ढांप लेता है, लेकिन मुजरिमों की तशहीर को ढांपने से कासिर था। थाने की इमारत पर नस्ब सर्च लाइट हर पेड़ को अपनी रोशनी के घेरे में लिए हुए थी और पेड़ों से बंधे कैदियों की तशहीर कर रही थी। सड़क पर आने जाने वाले लोग कैदियों पर हकारत भरी निगाहें डालते हुए गुजर रहे थे। इंसान मार की चोट भुला देता है, लेकिन हकारत भरी नज़र को नहीं भुला पाता। मेरे भी तन बदन में आग भड़कती जा रही थी। मैंने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी जोर लगाने पर भी बंदिश ढीली न पड़ी। 5 घंटे से एक ही अंदाज में खड़े रहने की वजह से हाथ पांव सुन्न हो गए थे। हाथों की रगों में भी खून रुकने लगा था। शायद इसलिए मैं पूरी कुव्वत नहीं लगा पाया था। मैंने भी मजबूर होकर सब्र कर लिया। दिल ही दिल में सावित्री के साथ पुश्तों को सलवाते सुना रहा था कि मेरी आंखें चमक उठी। चारों हाथ पाँव से चलता हुआ एक बच्चा मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसने दांतों में चाकू दबा रखा था। इसी चाकू ने मुझे मुतवज्जा कर लिया। इसे देखकर दूर बैठे सिपाही ने हुश हुश की आवाज़ निकाली। शायद इसने बच्चे को कुत्ता समझ लिया था। मैंने जवाब में नीची आवाज़ में सिपाही को गाली दी और बच्चे की तरफ देखने लगा। वो बच्चा मेरे बहुत करीब आ चुका था। इसे मैंने पहचान लिया। वो बच्चा सावित्री का छोटा भाई महादेव था। इसने नज़दीक पहुंचकर कहा, दादा मैं चाकू ले आया हूँ, रस्सी काट कर फरार हो जाइए। मेरे जहन को झटका लगा। मैंने सोचा क्या मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि बच्चे मुझे दादा कहें। फिर याद आ गया कि बंगाली हिंदू बड़े भाई को दादा कहते हैं और दादा को दादू। मैंने जहन से इन बातों को झटक कर कहा, मेरे हाथ भी बंधे हैं, किसी तरह इन बंधनों को काट दूँ। मेरे बराबर वाले पेड़ से बंधे कैदी ने कहा, दादा मुझे भी आज़ाद करा दो। मैंने जवाब दिया, मुझे आज़ाद हो जाने दो, सबको आज़ाद कर दूंगा।
महादेव ने पेड़ की आड़ में खड़े होकर मेरे हाथों की रस्सी को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रस्सी कट गई, लेकिन मैंने जुम्बश नहीं की। महादेव ने कमर और पैरों के बंधन को बांध दिया। मैंने दौरान खून सही करने के लिए हाथों को नीचे झुकाकर मुट्ठियां खोलना बंद करना शुरू कर दी। मेरी यह हरकत थाने के बराबर में बैठे सिपाही की नज़रों से छुपी न रह सकी। ए क्या करता है, कहता हुआ वो मेरी जानिब लपका। शेर पिंजरे से आज़ाद हो जाए तो इसे संभालना मुश्किल होता है। वो सूखा सड़ा हुआ सिपाही मुझे कैसे रोकता है। इतनी देर तक बंदी रहने का गुस्सा मैंने इसी पर उतारा और तड़ातड़ 2 तमाचे रसीद कर दिए। बाखुदा यकीन करें, गुस्से ने मेरे हाथों में इतनी ताकत भर दी कि इन तमाचों से इसका चौखटा बिगड़ गया। वो करहता हुआ ज़मीन बोस हो गया। थाने के अंदर भी हलचल मच गई। वक्त कम था और काम ज़्यादा। मैंने पलट कर देखा, महादेव दूसरे कैदियों की रस्सी काट रहा था। मैं इसके पास पहुंचा और रस्सी को पकड़कर झटका दिया तो रस्सी टूट गई। इसे आज़ाद कराकर मैंने महादेव को बाजुओं में भरा और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। मेरे पीछे पीछे वो कैदी भी आ रहा था। हम दोनों को भागते देखकर दूसरे कैदी शोर मचाने लगे। इनके शोर ने राहगीरों को भी मुतवज्जा कर दिया। पुलिस वाले भी अंदर से निकल आए। महादेव को उठाए हुए मैं हिरन की तरह दौड़ रहा था। मेरे पीछे पीछे वो कैदी भी अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ने की कोशिश कर रहा था। इसने दौड़ते दौड़ते कहा, दादा सामने वाली गली में घुस जाओ। मैंने वही किया। फिर पेज दर पेज गलियों को पार करते हुए हम लोग नदी किनारे जा निकले। मैंने महादेव को गोद से उतारते हुए कहा, मेरे नन्हे मोहसिन, तुम अपने घर चले जाओ। आप नहीं आएंगे, इसने पूछा। नहीं मेरे बेटे, मैं कल आऊँगा। इसे झूठी तसल्ली देकर मैं इस कैदी के साथ नदी की जानिब बढ़ने लगा। मेरी निगाहें इस कश्ती पर टिकी थी जो किनारे पर बंदी डोल रही थी। तुम नाव चला लेते हो, मैंने कश्ती की रस्सी खोलते हुए पूछा। हाँ दादा, इसने लंबे बांस को हाथों में तोलते हुए कहा। इस लक्की से मैं नदी पार कर लूँगा। मेरे बैठते इसने कश्ती खींचना शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा, महादेव वापस जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कैदी से पूछा। अनिल, और आपका नाम? विनोद। मैंने झूठ का सहारा लिया। विनोद दादा, आपने मुझे मुखातिब किया, आपका जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ही ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने दूर उफक पर निगाहें जमाते हुए कहा, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। तारों की टिमटिमाती रोशनी अंधेरे को भगा नहीं पा रही थी। अंधेरे के दामन में सींध लगाते हुए हम दोनों बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, मैंने पूछा। मेरे घर। इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक बहन है। मुझे तलाश करते हुए पुलिस के कुत्ते मेरे घर ज़रूर जाएंगे और मुझे न पाकर मेरी गुड़िया बहन पर जुल्म करेंगे। तुम पर क्या इल्ज़ाम था? बलवा करने का। मैंने अपने गाँव के महाजन की पिटाई कर दी थी। बुनिये से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो नाप तोल में घपला करता था। इसने लक्की को कश्ती पर रख दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि हम नदी पार कर चुके हैं। दूसरे किनारे पर उतर कर मैं इसके साथ चल पड़ा। हम तकरीबन आधा घंटा चलते रहे। फिर सामने इशारा करते हुए इसने कहा, वो टीन की चादरों वाला मेरा घर है, तुम अकेले वहाँ जाओ। मेरी बहन से कहना तुम्हारा भाई सनोल के पेड़ तले बैठा तुम्हें बुला रहा है। तुम क्यों नहीं जाते? अगर किसी ने देख लिया तो सब घेर लेंगे। यहाँ के लोग महाजन के मकरूज हैं, वो इसका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं इसे पहचानूंगा कैसे? घर में वो अकेली होगी, गोरी सी लंबे कद की है। इसका नाम पतोल है। मैंने इस घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। इतनी रात में दस्तक देने का मतलब था कि आसपास वाले भी होशियार हो जाएं। इसलिए मैंने दरवाजे से दाखिल होने का ख्याल मुस्तरद कर दिया और पीछे की जानिब पहुंचकर अंदर घुसने का इरादा कर लिया। पिछले दरवाजे पर हाथ रखते ही चौंक उठा, दरवाज़ा खुला था। मुझे हैरत ने घेर लिया, लेकिन मैं रुका नहीं और अंदर दाखिल हो गया। पहला कमरा पार करते ही मेरे जहन को झटका लगा और रगों में लावा भर गया। वो ये हराम के पिल्ले, दूर हट। मैंने इस बुड्ढे को ललकारा जो एक मासूम सी लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, और वो लड़की सहमी हुई कबूतरों की तरह दीवार से लगी थी, थर थर कांप रही थी। मुझे इमदादे गैबी की तरह देखकर वो मेरी जानिब दौड़ी। दादा मुझे बचा लो, ये भैया का बदला मुझसे लेने आया है। मैंने इसे तसल्ली दी, फिक्र न कर, मैं आ गया हूँ। फिर मैंने इस बुड्ढे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तू महाजन है? इसने इस बात में सर हिला दिया। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की हम उम्र लड़की पर पूरी नज़र डालता है। मैंने उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा। मेरा हाथ कुछ तगड़ा पड़ गया। इसका जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया। वो जबड़े को पकड़ कर बैठ गया। कार्टून बने चेहरे पर निगाह डालते हुए मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम पैतोल है? जी। इसने साड़ी के आंचल को दुरुस्त करते हुए कहा। पैतोल बंगला में गुड़िया को कहते हैं, और वो वाकई पैतोल जैसी थी। मैंने भरपूर निगाहों से इसका जायजा लिया। इसके गोरे बदन पर फूलदार साड़ी थी जिस पर छोटे छोटे फूल खिले हुए थे जो फासलों के साथ जिसामत बढ़ाते गए थे। ऐसा लग रहा था कि साड़ी पर बाग खिला हुआ है। साड़ी बाग थी तो वो बाहर। इस शादाब जिस्म वर शमशाद कद लड़की का सरापा क़यामत था। मेरी निगाहें बागी होने लगी थी कि इसने पूछा, आप कौन है? मैं अनिल का दोस्त हूँ। वो सैनोल के पेड़ तले बैठा तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है। भैया आगे, इसने खुशी से चीखते हुए कहा। हाँ वो मेरे साथ। मैंने इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। महाजन हाओ हाओ करके रोने लगा। सुनो ये महाजन की औलाद, अगर तूने किसी के सामने मेरे बारे में कुछ कहा तो याद रख, 7 पर्दों में भी तू बच नहीं पाएगा। गला दबाकर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर दूंगा। ये कहते हुए मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। सैनोल के पेड़ की जानिब बढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि इंसान भी कितना बेवकूफ़ है। जज्बात में अंधा होकर गलत कदम उठाते वक्त ज़रा भी नहीं
नहीं सोचता कि मेरे बाद घर वालों के क्या होगा। ज़रा सा गुस्सा आया और सामने वाले पर गुस्सा उतार दिया। ज़रा सी जज्बातियत कितनी बड़ी परेशानी को जन्म देती है, ये सामने था। अगर अनिल घर पर रहता, महाजन से दुश्मनी मोल न लेता, तो क्या महाजन की हिम्मत होती कि वो पतूल पर बुरी निगाह डाले। मैं अपने ख्याल में डूबा हुआ बढ़ता जा रहा था कि मेरी यकसुई चूर चूर हो गई। पतोल भैया कहकर अनिल से लिपट गई। रो मत बहन, चल हम यहाँ से दूर, बहुत दूर चलते हैं। अपने गाँव में रखा ही क्या है, अनिल ने कहा। लेकिन भैया सारा सामान तो घर में पड़ा है, इसे छोड़कर कैसे जाएंगे। पतोल ने जवाब दिया, बाजू में कुव्वत होनी चाहिए, ऐसे 50 घर बन जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मुर्शिदाबाद, वो तो अपने करीमगंज से भी छोटा कस्बा है। नवाब सिराजुद्दौला के मुर्शिदाबाद को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहरामपुर बसाया था और इसे भी मुर्शिदाबाद कहते थे। वो कोई ख़ास दूर था नहीं, मुर्शिदाबाद से सिर्फ 6 मील के फासले पर था। वक्त बर्बाद करने से अच्छा है चल दें, अनिल ने कहा। हम तीनों हाईवे पर आए। ये वही मशहूर सड़क है जो अंग्रेज़ों ने कोलकाता से पलासी तक तामीर की थी। बाद में इसकी मुर्शिदाबाद तक तोसी की गई, लेकिन 1947 के बाद इसे GT रोड से मिला दिया गया। इस सड़क पर सारी रात गाड़ियाँ चलती रहती हैं। कोलकाता से सिलीकोट जाने वाली एक बस में हम सवार हो गए। रात के 2:30 बजे बहरामपुर बस स्टेशन पर उतरे, जहां और भी मुसाफिर बैठे थे। हम लोग भी इनके दरमियान बैठ गए। वक्त गुजारी के लिए मैंने पूछा, यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब ठहरेंगे कहाँ? सुबह होते ही हम लोग हमारा बंगाली के दफ्तर चलेंगे। इन लोगों को बताएंगे कि हम ईस्ट पाकिस्तान से भाग कर आ रहे हैं। मुसलमानों के जुल्म से तंग आकर हर रोज़ एक ख़ानदान आता रहता है, इनकी आबादकारी यही लोग करते हैं, अनिल ने बताया। मैंने सुना है वहाँ हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं होता है, मैंने कहा। तुम नहीं समझोगे, वो सब वेस्ट बंगाल के ही गरीब मजदूर होते हैं। बात हमारा बंगाली वाले भी जानते हैं, लेकिन आदाद शुमार बढ़ाने के लिए और चंदा वसूल करने के लिए वो लोग कुछ नहीं कहते बल्कि खुश रहते हैं। हमारा बंगाली में अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोचकर मैंने इनकार करना चाहा था कि दिमाग ने मशवरा दिया। ख़तरा मोल लिए बगैर मंजिल नहीं मिलती, लिहाजा मैंने इसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। सुबह की रोशनी फैलते ही हम तीनों गगड़ा घाट बाज़ार के क्लब में वाक़े हमारा बंगाली के ऑफिस में पहुँचे। इत्तफाक कहिए या मेरी खुशकिस्मती कि वहाँ किसी ने मुझे नहीं पहचाना और हम तीनों का नाम लिखकर एक पर्ची थमा दी गई। इनका एक आदमी हमें साथ लेकर नौतन पाड़ा पहुँचा। गंगा नदी के किनारे सरकारी ज़मीन, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ दूर तक फैली हुई थी। आज का दिन खुले आसमान के नीचे गुजार लो, कल तुम्हें बांस और चिटाई मिल जाएगी। साथ आने वाले ने ज़मीन पर निशान लगाते हुए कहा, बाबूजी हम अपने पैसे से बांस और चिटाई ले आए, पैसे हैं तो ज़रूर ख़रीद लो। वो मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता चला गया। मैंने पैसे निकालने के लिए धोती आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना शुरू की कि पतोल मेरी तरफ देखती रही। मैं झटके से ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ दादा? पतोल ने पूछा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने शर्म-हया के जेवर से आरास्ता मुसलमान लड़की नहीं, जिसके तकद्दुस की कस्में खाई जा सकती हैं। वो तो हिंदू तहजीब की नुमाइंदा थी, जिसके भगवान श्री कृष्ण नदी में नहाने वाली औरतों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाते थे और इन्हें पेड़ के नीचे आकर कपड़े ले जाने का हुक्म देते थे। ये वही लोग हैं जो एक इंसानी उफरियत को महादेव कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इनके मज़हब में महादेव से कवारियों की शादी भी की जाती है और वो इस पत्थर के टुकड़े को अपना शोहर समझकर ज़िंदगी गुजार देती हैं। ऐसे मज़हब पर एतकार रखने वाली लड़की से हया की तवक्का अवस थी, लेकिन मैं तो इस्लामी माहौल का परवरदा था, इस्लाम के इल्हामी असूलों पर चलने वाला। इसलिए मैंने बैठे बैठे ही रान पर बंधे नोटों का बंडल खोलकर बाहर निकाल लिया। लो तुम बांस और चिटाई ले आओ। मैंने 100 रुपए के 2 नोट बढ़ाते हुए कहा। अनिल ने हाथ बढ़ाकर रुपए ले लिए और बाजार जाने के लिए मुड़ गया। इसके जाते ही पुतुल ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, विनोद तुम मेरे साथ रहोगे ना? हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरे जवाब ने इसके चेहरे को गुलनार कर दिया है। किसी के दिल में तो झांका नहीं जा सकता। इंसान की आंखें जज्बात की अक्कास होती हैं। इसके दिल में भी खिचड़ी पक रही थी। इसका एहसास दिलाने के लिए कांधे पर जमा इसका हाथ काफ़ी था। मुसाफिर और पंजा लड़ाने में नुमाया फ़र्क होता है। इसके हाथों की लमस ने मुझे एहसास दिला दिया था कि इसके जिस्म की कोरी हांडी उम्र के अलाव पर चढ़ रही है और जज्बात की खिचड़ी खुदबुद कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सही वक्त पर मर्ज़ का सही इलाज कर लेना चाहिए, वरना मर्ज़ बढ़कर जिस्म को चाट जाता है। लड़की की बढ़ती उम्र भी एक मर्ज़ होती है और इसका भी सही वक्त पर इलाज करना चाहिए। मगर अनिल ने आंखें बंद कर रखी थी या मजबूरी ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था, इसलिए फंसी बगंदर बन रहा था। मैंने पितौल को टाल दिया और आराम करने के बहाने घुटनों में सर देकर बैठ गया। लो भाई ले आया। अनिल की आवाज़ पर मैंने चौंक कर देखा। वो बांस और बांस की चिटाइयाँ ले आया था। वो मज़दूर भी साथ थे। काम शुरू करा दो, मैंने कहा। शाम तक झुकी तैयार हो गई। मैंने 3 चारपाइयाँ और बिस्तर भी मंगवा लिए। खानादारी के बर्तन और राशन भी डलवा दिया था। चुनाचा शाम का खाना पितौल ने खुद बनाकर खिलाया। गर्मी कुछ ज़्यादा थी। मैंने अपना बिस्तर बाहर ही बिछवा लिया। तारों भरे आसमान तले लेटे हुए मैं शमशान वतन को सबुताज करने का मंसूबा बना रहा था कि पितौल ने आकर कहा, दादा पैर दबा दूँ? बिल्कुल नहीं,
मेरे इनकार पर इसका चेहरा मुरझा गया। मेरे दिल को भी ठेस लगी। बेचारी कितनी मोहब्बत से मेरी खिदमत करने आई थी और मैंने झिड़क कर भगा दिया था कि मैं तो भागता हुआ मुसाफिर था, इसके लिए छाँव कहाँ से लाता। मेरे दिल में किसी और के लिए मोहब्बत बची ही नहीं थी। वतन की मोहब्बत ने सारी जगह घेर ली थी। जज्बाए हुब्बे वतन ने ही मुझे इन बेगैरतों की सरजमीन पर धकेला था। यहीं इस जहरीले पेड़ की जड़ें थी जिनको क़िता करने आया था। अपने मिशन बुलाकर मैं रास्ते से कैसे भटक सकता था? अपने मिशन कैसे पूरा करूं? कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? सोच रहा था। सोचते सोचते न जाने कब नींद को मौका मिल गया और इसने मुझे दबोच लिया। सुबह पतोल के झंझोड़ने पर बेदार हुआ। आंखें मसलते हुए घड़ी देखी। दिन के 9 बज रहे थे। इस घड़ी को फेंकिए भी, पितौल ने कहा। देखने में ही सुस्त लग रही है। ओल्ड इज़ गोल्ड, मैंने जवाब दिया। मेरी घड़ी तो पुलिस वालों ने हथियारी थी। ये तो भागते भागते एक सिपाही की कलाई से नोच ली थी। फिर भी टाइम सही बताती है। ये कहते हुए मैं खड़ा हो गया। बंगाली हिंदुओं का कायदा है कि सुबह उठकर पहले नहाते हैं। मैंने भी कुछ खा लिया और नदी के सिमत कदम बढ़ा दिए। एक डुबकी लगाई और फिर मच्छे से बदन को पोंछ कर लौटा है। पितौल ने नाश्ता तैयार कर लिया था। खा पी कर मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और फिर अनिल से पूछा, आज का क्या प्रोग्राम है? नौकरी तलाश करने निकलूँगा, अनिल ने जवाब दिया। देखो दोस्त, हम मफरूर मुलजिम हैं। हमें मजबूत सहारे की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में हमारा बंगाली एक मजबूत तंजीम है। अगर वो हमारी पीठ पर हाथ रख दे तो हम पर हाथ कोई भी नहीं डालेगा। लेकिन वो हमें सहारा क्यों देने लगी? हर तंजीम को कारकुनों की ज़रूरत होती है। हम अपने आप को पेश करेंगे, इनके अंदर पहुंचकर हम रास्ता निकाल ही लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अनिल ने जवाब दिया। इसी दिन हम दोनों हमारा बंगाली के दफ्तर में पहुंचे। हमें देखते ही कल वाले शख्स ने पूछा, कोई तकलीफ़? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। हम इसलिए आए हैं कि अगर हमारी ज़रूरत हो तो बताएं। हम अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं। बोलो क्या कर सकते हो? इसने पूछा। आप जो कहेंगे। कल हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, आ जाना। जी अच्छा, मैंने नमस्कार किया और बाहर निकल आया। तुम घर जाओ, पितौल अकेली होगी। मुझे बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदना है। बाहर आकर मैंने अनिल से कहा। इसे घर भेजकर मैं मस्जिद की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन की नमाज कज़ा थी, अदा करनी ज़रूरी थी। टहलते टहलते कल्पना सिनेमा तक पहुंच गया। सिनेमा के सामने एक मस्जिद नज़र आ गई। शैतान और रहमान का घर आमने सामने था। मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया और अंदर दाखिल हो गया। नमाज अदा करते करते 3 घंटे लग गए। दिल को सुकून मिल गया। बाहर निकल कर मैंने रिक्शा पकड़ा और नौतन पाड़ा चला गया। अनिल बिस्तर पर लेटा था और पितौल खाना पका रही थी। मुझे देखते ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।